प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जो अस्तित्व में तकरीबन 75 साल पहले आया था। देश का अमृत काल चल रहा है, देश आजादी की नई सांस, नई उंग के वातावरण में ऐसा दावा दल की तरफ से किया है। देश का कल्प हुआ है, इस दावे पर भरोसा भी किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में 75 साल पहले देश आजाद हुआ था, पर आजादी के बाद कुछ विभत्स घटनाएं भी देश के अंदर घटित हुई थी। उसमें से विभत्स घटना जो हम सबके मन को सिहर देती है वो 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 वो तारीख थी जिसके अंदर इस देश को आजादी दिलाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान माना गया, नाम था मोहन करमचंद गांधी। इस एक को 3 उपमाओं के साथ संबोधित किया गया। जब भी ये शब्द लोग समझ गए किसके लिए बोला जा रहा है, एक राष्ट्रपिता के तौर पर, एक महात्मा के तौर पर, एक बापू के तौर पर। एक शख्स अपने जीवन काल में ही इन 3 उपमाओं के साथ जीवन जिया। कैसा उसका कृतित्व था, कैसा उसका व्यक्तित्व था, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपना नाम करने में भी इतनी ही असफलता का सामना करना, लेकिन मोहनदास करमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन काल में ही न केवल एक नाम बल्कि 3 उपमाओं को भी धारण किया। और आजादी के 75 साल बाद हमें एक अलग विमर्श पर बात करने के लिए आज बाध्य इसलिए है कि जनवरी 1948 को उन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी की दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गोली मारकर हत्या हुई थी। यह हत्या नाथूराम गोडसे नामक शख्स के द्वारा की गई। गोडसे ने अपनी राजी इस बात को जताई थी कि महात्मा गांधी का क्रिया इस देश के 30 करोड़ के हितों पर आघात होने वाला है, इस देश के हिंदुओं के हितों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला है। उन्होंने को इस देश की आने वाले समय की बर्बादी के लिए ठहराया। नाथूराम गोडसे की किताब ही प्रतिबंधित हो गई, लेकिन गोडसे ने अदालत में जब बहस चल रही थी तो जो इकबालिया बयान दिया वो अभी भी उपलब्ध है। उसमें नाथूराम गोडसे यथासंभव दर्शाने की कोशिश की वह इस देश से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के हित की चिंता करते हैं। इसलिए उन्होंने की हत्या करने दिखाया। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जान के मेरा यह कदम कर रहा हूं क्योंकि अब बात को लेकर भी है कि जिस गोडसे को गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार, इस गोडसे को देश के आजादी के बाद पहले संज्ञा से लिया, उस गोडसे का समय समय पर मंडन की यह बताने की कोशिश की जाती है कि नाथूराम गोडसे किसी आतंकी का नाम ही बल्कि इस देश की एक विभूति का नाम था। और इसमें नई आहुति जो मिली है वो मिली है वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह इस समय पर 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को के बीच साझा करने के लिए में जज्बाकी मंत्री निकले हैं। उस अभियान के दौरान ही उन्होंने औरंगजेब राम गोडसे की बात की। उन्होंने औरंगजेब को कोसा, ये बताया कि नाथूराम से वही गांधी को मरा देश के सपूत थे। नाथूराम गोडसे इस देश के सपूत थे। कपूत के तौर पर किनको याद करें ये सवाल है, पर इस सवाल पर बात होनी चाहिए। अगर 75 साल बाद इस देश में ऐसा एक समाज लोग मौजूद है जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गोडसे ने जो किया वो ठीक किया, तो क्या ये उन वादियों की नाकामी नहीं है जिन्होंने वक्त के साथ पीढ़ी को इतना शिक्षित नहीं किया, इतना समृद्ध नहीं किया, इससे इस देश की वर्तमान पीढ़ी समझ पाती कि महात्मा गांधी नामक शख्सियत ने इस देश क्या किया। आज हम इस पर समझेंगे कि नाथूराम गोडसे कैसे सही है, या समझेंगे कि कैसे एक गलत को सही बनाने की कोशिश देश में गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जो कर रहा है और समय की जरूरत एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले लेकिन आज के विचार, आज का विचार तो महात्मा गांधी का दिया हुआ ही है। उन्होंने कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था पाप की घृणा करो, पापी से नहीं। क्षमादान बहुत मूल्यवान चीज है। महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कही गई थी तो यह बात नाथूराम गोडसे ने जो किया के प्रति नाराज होनी चाहिए, नाथूराम गोडसे के प्रति नहीं। तो क्या गिरिराज सिंह को हम इसी रूप में देखें? जो महात्मा गांधी ने कहा था
करने की कोशिश महात्मा गांधी के बेटों ने की थी। इतिहास के पन्नों में थे कि महात्मा गांधी के दो बेटों ने नाथूराम गोडसे को जब फांसी की सजा 1 साल बाद ही सुना दी गई थी, फांसी की सजा को रुकवाने के लिए आग्रह किया था। यह आग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया जो उनसे भी किया है। अलग बात है कि इस आग्रह को सही किया गया और नाथूराम गोडसे को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन हम इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ाते हैं के लिए हमारे साथ इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए स्वामी महाराज जी मौजूद है। स्वामी महाराज जी उस हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू महासभा के साथ नाथूराम गोडसे की संबद्धता रही थी। नाथूराम की संघ से भी संबद्धता रही, नाथूराम गोडसे की हिंदू महासभा के साथ भी संबद्ध रहे। हिंदू महासभा के महानायक वीर सावरकर ने गांधी विरोध के आरोपों को झेलते हुए उस समय के लिए जेल भी काटी थी। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ है। सभा समय समय नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की कोशिश भी अलग अलग स्तर पर करते रहते हैं। समझेंगे उनसे गांधी को समझाने के लिए बेहद सम्मानीय विचारक कुमार प्रसाद जी है। कुमार प्रसाद जी गांधी संस्थान के अध्यक्ष है। गांधी को अगर जानना जी सुनना चाहिए। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी है। जिस कांग्रेस पार्टी से गांधी जी की संबद्धता रही, उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां पर शैलेश नितिन त्रिवेदी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ पार्टी पुस्तक निगम के प्रमुख। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो गांधी के संदर्भ में कटघरे में खड़ा किया जाता है। हमारे साथ शंकर तिवारी जी उस भारतीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता गिरिराज सिंह गोडसे को भारत माता का सपूत बताया। समझेंगे शंकरलाल तिवारी से सपूत होने की परिभाषा। और इनके बीच में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बस हो गए थे, ऐसा नाथूराम गोडसे ने अपने अन्य वक्तव्य में कहा। भूमिका के संदर्भ में आते की कोई सोच है वो देने की कोशिश करेंगे। चक्रपाणी महाराज जी से करेंगे। जब शुरू करें उससे पहले 2 बयान सुनेंगे। एक गिरिराज सिंह का और हम सुनेंगे शंकराचार्य निश्चलानंद जी का। उन्होंने भी इस विषय पर कुछ कहा। एक बार सुने दोनों बयान। हत्यारा हैं उससे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा किया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गांधी जी की हत्या की उन्होंने से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनका जो वक्तव्य है, मेरे पास वृंदावन में अभी पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद नाथूराम जी व्यथित थे। जो चाल चलन उस समय भारत को करने का प्रयास चल रहा था, उनके वक्तव्य को पढ़कर आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जिस समय मैंने गांधी को मरने का विचार किया, उस समय मैंने मान लिया कि मैं मर गया। स्वयं मरा ही रहूंगा, फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन मैं यूं मारा इसलिए मारा। उस व्यक्ति चल जाती, उस समय तक जीवित रहते, भारत का अस्तित्व सिद्ध होता। ये कहना है गिरिराज सिंह का, भारत में पैदा हुए इसलिए सपूत थे। यही कहना है गिरिराज सिंह का कि बाबर औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं थे। गांधी को ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने मत किया। क्यों किया तो आप भी हो जाएंगे, उनकी बातों से व्यथ हो जाएंगे। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ हैं। किसके साथ है महाराज जी? गोडसे उपासक बने कि गांधी के उपासक बने, 75 साल बाद देश को एक बार फिर तय करना है। थोड़ा अपना विचार बताएं। हिमांशु जी, देखिए हम सब देश के साथ हैं जी, और ये देश हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहेगा जी। इसलिए निश्चित रूप से हर राष्ट्र भक्त को हिमांशु जी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी
का निर्वहन करना चाहिए। जी। आप देखो कि जो गोडसे के जो गोली मारने का हिंसा है उसका कोई समर्थन नहीं करा। आप उसके पीछे की भूमि अगर आप देखेंगे, जो ने दिखा दिलाया था देश को कि हमारे जीते जी देश का बंटवारा नहीं हुआ, जी। वो जिंदा भी रहे और उनकी आंखों के सामने देश का विभाजन और उस समय के तत्कालीन नेताओं की दूरदर्शिता के कारण एक नहीं हजार नहीं बल्कि लाखों हिंदू और मुसलमान की लाशों के बीच ट्रेनों से इधर से उधर से आ रहा है। आखिर कौन होगा? कहीं ना कहीं उसके बाद 55 करोड़ रुपया देने की बात आई पाकिस्तान के लिए गांधी जी का, तब कहीं कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की जो गांधी की पराकाष्ठा थी, तो स्वाभाविक रूप से एक देश से एक तो विभाजन, उसके बाद गांव से घाव उनको दिया जा रहा है। नोआखली में किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण का एंगल किया गया, यहाँ पे जामा मस्जिद तमाम मस्जिदों में जो पाकिस्तान से हुए हिंदू शरणार्थी थे उनके लिए गांधी जी को मस्जिद से निकाला जाए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, उसे विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो जानते देख रहे हम मार रहे हैं तो हम खुद पहले भी मर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की उनके अंदर भावना थी, देश के थे उनमें, और जिनको आतंकवाद कहना हमें नहीं लगता कि सही है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया और उनको सजा भी मिल गई। असली देश का पहला आतंकी जिन्ना था जिसने ये इस कृत्य को करने में पूरी तरह उसने अलग जगाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन पाप को ढकने के लिए, के पाप को और तमाम तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर कहीं ना कहीं गोडसे को टारगेट किया गया कि गोडसे बड़ा खलनायक बनाते और जो देश विभाजन को कांग्रेस ने पाप किया और पाप के उस पाप को कहीं ना कहीं दिखा दे। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना ऐतिहासिक भूल हुई है और हमें लगता है कि इस पे बहुत अच्छी तरह से डिबेट होने चाहिए, इस पे खुले विचार होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो गांधीवादी विचार है वही गांधी जी के विचारों को नहीं मानते। गांधी जी ने तो कहा कि भाई आपसे घृणा करो पाप ही, लेकिन ये तो गोडसे पहले जब गोडसे ने उसके बाद आप देखो कि कितने ब्राह्मणों पे हिंदू कितनी वो गोडसे एक टाइटल ब्राह्मणों का है जो गाली का रूप हो गया। अब तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया कि भाई इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये देख लीजिए कि गोडसे के आड़ में वो तत्कालीन उस समय के जो देशद्रोह उनके पाप छुपाने के लिए एक खलनायक के रूप में पेश कर दिया। आतंकी लोग बोलते कि तो आतंकी। अच्छा, एक बात बताएं माननीय चक्रपाणी महाराज जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ये तीन संबोधन मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उनके जीवन काल में जुड़े। एक ऐसी शख्सियत जिसके संदर्भ में जनभावना रही कि देश उनके इशारे के अनुसार सोचता था, उनके अनुसार चलता था। उस शख्स को तकरीबन 80 वर्ष की आयु के वृद्ध को एक नौजवान के द्वारा करते हुए गोलियां मार दी गई। इस कार्य के लिए नाथूराम गोडसे की नहीं चाहिए या सराहना होनी चाहिए, उनको पूत मानना चाहिए, कपूत मानना चाहिए। उनके संदर्भ में मूर्ति स्थापित होना चाहिए या उनके संदर्भ से भी आदमी को एक असहमति का भाव आना चाहिए। थोड़ा चक्रवर्ती महाराज जी, आप जैसा विद्वान हमारे साथ हैं, समझाइए ना जरा। माननीय हिमांशु जी, इसमें मूल विषय यह है कि जिसने गोली मारा उसको सजा होनी चाहिए, तो सजा हुई और कठोर से कठोर सजा जो होनी चाहिए थी वो हुई, फांसी की सजा हो गई। सवाल यह है, और जो उन्होंने हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, और ठीक है गांधी जी ने बहुत काम किए, उन्होंने आकर के देखा, गरीबी देखा, पूरा परित्याग कर दिया, सब उन्होंने सब बॉडी ने स्वीकार किया कि हाँ भाई हम मार रहे जो कर रही है गलत है, लेकिन हमारी एक उनके अंदर लेकिन राष्ट्र की भावना उनके अंदर थी। कहीं न कहीं वो व्यक्ति थे, देश का विभाजन इस प्रकार से हुआ, उसमें लोग अपने अपने तरीके को महसूस करा जाता है क्योंकि अपने अपने हिमांशु जी कोई किसी सत्ता के खिलाफ तरीके होते हैं। राइटर जो होता है लिखता है, जो आंदोलनकारी होते हैं आंदोलनकारी करते हैं, तो अपने करते हैं। ये कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उसपे भी निश्चित रूप से उसको चिंतन की जानी चाहिए कि जिसके वजह के गलत निर्णय लाखों करोड़। अरे एक बात बताइए चक्रवर्ती महाराज जी, अभी क्या है, 1 महीने पहले ही
मेरे गृह प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में मुरैना एक इलाका है। उस मुरैना में एक युवक ने एक परिवार के 8 लोगों को गोली मार दी। और गोली इसने मार दी कि आज से 10 साल पहले उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। उसके कारण से बड़ा व्यथित था, उसका हृदय बड़ा तप्त था। उसकी मां ने भरे बाजार में ये बोला, बेटा तेरे में अगर पिता का थोड़ा भी अंश है ना तो इनमें से किसी को जिंदा बचा। उसने 8 लोगों को गोली मार दी। उसके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम महाराज जी आप कब आयोजित करने वाले? क्योंकि भाई परिवार की हत्या हुई थी, परिजनों की, तो बदला लिया उसने 8 लोगों को, जिसमें 5 महिलाएं भी थी, मार गिराया है। कब? कोई भावना है ना पीछे, परिवार की अस्मिता को लेकर संघर्ष है ना। हत्या को आप ठीक नहीं मानते, पर पीछे सोच को तो ठीक मांगते हैं कि जिसने मेरे पिता को मारा उसे जिंदा नहीं रहने दिया। इसी के साथ चलेगा समाज, इसी के साथ चलेगा देश? नहीं, संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से कार्य की जानी चाहिए। अगर ऐसे हिंसा होने लगे कि कोई बचेगा ही नहीं, एक दूसरे को मारते चलेंगे। यहाँ पे सवाल आप एक देश विभाजन की बात है। एक बात यह है जो हमने देश को वचन दिया, उस वचन न पालन का वो है। और आप के बावजूद भी 55 करोड़ रुपया देना जो उन्होंने स्वयं कोर्ट से अपने उसमें बताया, यह कई वेदना है जो उस समय आप देखो कि एक गलत निर्णय से न सिर्फ देश का विभाजन हुआ बल्कि हमारे कितने हिंदू। एक सवाल और लूंगा चक्रवाणी महाराज, इस समय भी देश में जितने राजनेता है ना, प्रदेश में, देश में, उसको लेकर भी लोगों में बड़ी नाराजगी रहती है। नीति ठीक नहीं है, ये देश हित में ठीक नहीं है, प्रदेश हित में ठीक नहीं है, या पार्टी हित में ठीक नहीं है। क्या करें? हर कोई गोडसे बनने के लिए तैयार हो जाए और उसके समर्थन के लिए चक्रवाणी महाराज जी और गिरिराज सिंह जी हैं समाज हमारे लिए पैरवी करने के लिए, क्योंकि ठीक नहीं कर रहे देश के साथ। देश के साथ ठीक नहीं हो रहा भाई, प्रदेश के साथ ठीक नहीं हो रहा चक्रवर्ती महाराज। अगर गोडसे उस समय पे ठीक था तो इस देश के युवाओं का आह्वान कब कर रहे हैं कि नए गोडसे की जरूरत है, नए गांधीयों के संदर्भ में इसी तरीके के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आह्वान हो जाए चक्रवर्ती महाराज जी, देश लाभान्वित हो जाएगा। गोडसे एक विचार है, गोडसे की आवश्यकता आतंकवाद के खिलाफ है, गोडसे की विचारधारा की आवश्यकता देश को अखंड बनाने के लिए है और देश को समृद्ध बनाने के लिए है, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए है, देश की बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हिंसा के माध्यम से नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जहाँ आतंकवाद के खिलाफ वहां पे अपना बहादुरी का परिचय देना चाहिए। और अब तो हमारे नए संसद में अखंड भारत का भी चित्र लग गया, तो निश्चित रूप से एक देश के लोगों को दिया गया है अखंड भारत बनेगा। थोड़ा हमारी चर्चा व्यक्तिगत होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ। सोचता तो हूँ कि बस इस पे आगे बढ़ जाऊं, पर आपके तर्क ऐसे ना कि रुक जाते हैं। वो संसद में नया जो अखंड भारत का लगा है ना, उसमें भूटान भी है, उसमें नेपाल भी है, उसमें बर्मा भी है, और क्या बताऊं आपको, उसमें कंबोडिया भी है। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान के संदर्भ में तो महात्मा गांधी जिम्मेदार हो गए, तो उन्हें तो गोडसे ने निपटा दी। ये बाकी जो भारत के साथ नहीं रहे उसके लिए कौन कौन चिन्हित है और उन सबको जिम्मेदार लोगों को सजा कब दिलवाई जाती है? चाहे हमारा देश पूरी तरह विराट था, चाहे ईरान से लेकर के और जितने भी वो है आपने बताया अखंड भारत था, इसको कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसा हुआ कि टुकड़े टुकड़े में होता गया और एक अपने अपने अस्तित्व को लेकर के हो गए। तो निश्चित रूप से एक अपनी सामने एक अपने एम बड़े रखने चाहिए। अगर अखंड भारत का निर्माण हो रहा है, आप देखिए ना चाइना किस प्रकार से विस्तारवाद को लेकर मिला रहा है, पूरे पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, और हमारा तो पूरा विश्व था ही, तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सनातन में दी गई पूरा विश्व हमारा। आपने मुझे जवाब नहीं दिया, इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन है और उनको सजा कब दिलवा रहे हैं आप? पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और शंकरलाल 2 साल की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बताने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री देश भर में निकले हैं। उनके बीच में गिरिराज सिंह देश को ये भी बताने के लिए निकले हैं इस देश का सपूत कौन है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब बहुत कमजोर पड़ गए भाई। गिरिराज सिंह को अगर इस देश को सपूत समझाना पड़ा तो नाथूराम गॉडसे मिला। ऐसा दारिद्र, ऐसी दीनता, 9 साल की उपलब्धियों के बीच शंकरलाल तिवारी जी, क्यों गांधी इतना भारी पड़ रहे हैं आपको? वो गांधी भारी पड़ रहे हैं
जिनकी आलोचना को सुनकर देश के प्रधानमंत्री का मन व्यथित हो जाता है और वो बोलते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए कि मैं जीवन भर उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जिन गांधी की आलोचना से व्यथित हो जाते हैं, उन्हीं की सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह उन गांधी के हत्यारे को सपूत करार देते हैं। क्यों शंकरलाल तिवारी जी? और काल चक्र का पहिया ये अपने ढंग से चलता है। एक तो मेरी समझ जो व्यक्तिगत है, मुझे क्षमा करेगा आदरणीय हिमांशु जी, प्रणाम करता हूँ आपको। गिरिराज जी ने किस संदर्भ में कहा, क्या जो आपने सुनाया जी, उन्होंने शायद ये कहना चाहा है, उत्साह उनने जोड़ दिया जी, और इसमें कुछ मित्रों को काफी दार्शनिक बातें कहने का अवसर मिल गया। पर उन्होंने कहा कि गोडसे भारत का पूत था, औरंगजेब जैसा आतता ही नहीं था, औरंगजेब और गोडसे की तुलना हुई। कौन गोडसे की वंदना करना चाहता है? जो कर रहे हैं खुले आम करते हो। पर इस देश के अंदर हमेशा विचारधारा की लड़ाई रही है, गांधी जी के जीवित रही है। और नहीं तो क्या वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस बहुमत से जीतने के बाद कांग्रेस छोड़ देते? क्या आवश्यकता थी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? मैंने दो धाराएं इस देश में हमेशा रही। और ये एक बड़ी अच्छी बात अभी पूर्व मंत्री चक्रपाणी जी ने कही कि भैया जिन्ना को बनना चाहिए था इस समूचे घटनाक्रम का खलनायक और नेहरू जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं शंकरलाल जी आपके इतने संक्षिप्त उद्बोधन पर कि सुभाष चंद्र बोस विचारधाराओं की लड़ाई थी ना, वो 1944 में जब संबोधन देते हैं तो उस विचारधारा की लड़ाई के अंतर्गत जो दूसरी विचारधारा के नायक थे उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जिन चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह की बात करते हैं वो भी अपने लेखों में उनको वंदन करते हैं। और जिन मोहम्मद अली जिन्ना को आप चक्रपाणी महाराज जी के कहने पर पहला आतंकी करार देना चाहते हैं, उन मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर माथा टेकने का काम आपके प्रातः स्मरणीय लाल कृष्ण आडवाणी करते हैं। क्या कहते हैं शंकरलाल तिवारी जी? क्या वाकई इस देश में पैदा हो जाने मात्र से सपूत की संज्ञा मिलेगी? तो इस देश में जितने बलात्कारी सजा पाए हुए हैं उन सबको सपूत के तौर पर याद किया जाए? इस देश में जितने व्यभिचारी उनको सपूत के तौर पर याद किया जाए? इस देश में जितने हत्यारे उनको सपूत के तौर पर याद किया जाए? क्या इस देश में पैदा होना मात्र ही केवल और केवल सपूत कहलाने के संदर्भ में तर्क का परिचय है? यही गिरिराज सिंह है और इसी का आपका समर्थन है? मैंने अभी समर्थन की कोई बात कही नहीं हिमांशु जी। जी, तो आपने विरोध भी कहाँ किया? आप मेरे से जो उत्तर पूछ रहे हैं, आडवाणी जी को आप याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान गए। देखिए, हिंदुस्तान की यही तो विशेषता है कि मृत व्यक्ति के प्रति आपने अभी देखा होगा, जहाँ आप रहे तमाम व्यापक रूप से आप रहे, आपने भी देखा होगा कि कोई सामाजिक तत्व भी मोहल्ले का मरता है तो उसके जिंदा जी लोग उसको कुछ भी कहते हैं। इसको गांधी जी से न जोड़ दीजिएगा। गांधी जी के मामले में हम नतमस्तक हैं। मैंने शुरू में कहा कि गिरिराज सिंह जी ने किस संदर्भ में बयान दिया मुझे जानकारी में नहीं है, पर जितना मैंने सुना है उस हिसाब से वो कहना चाहते थे औरंगजेब से ये बोर्ड से आज भी कहीं न कहीं विचारधारा में है। और इसलिए कि जब देश के अंदर कीर्तन से जुदा, देश के पार्लियामेंट में बम अटल जी के टाइम पे हुआ था और सब्जी मंडी में बम, यही तो इसी पर ही तो आज पूरी बहस है। गोडसे के द्वारा की गई हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, पर गोडसे की विचारधारा जिंदा, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? चक्रपाणी महाराज जी ने तो फिर भी तर्क के साथ बात रखी, क्योंकि शायद राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत पाने की लालसा नहीं है। शंकरलाल तिवारी जी की दिक्कत यह है, द्वंद्व में है। गोडसे के साथ भी रहना चाहते हो, गांधी के खिलाफ भी नहीं होना चाहते। सियासत का समीकरण शायद गांधी के खिलाफ खड़े नहीं रहने देता और सियासत का समीकरण ही गोडसे के साथ खड़े रहने को बाध्य कर देता। पर इन सब के बीच में मुझे कुमार प्रशांत जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नाकामी को समझना है, जिसने इस देश पर तकरीबन 60 साल राज किया और 60 साल के बाद भी इस देश में गोडसे प्रासंगिक है। गोडसे कुछ लोगों के लिए शिरोधार्य है, कुछ लोगों के लिए गोडसे वंदनीय है। क्यों?
शैलेश नितिन त्रिवेदी इसका उत्तर देंगे। प्रश्न कठिन है, लेकिन प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद यही दिया जा सकता है कि गिरिराज सिंह 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए आए थे। बस्तर, दंतेवाड़ा, मां दंतेश्वरी की धरती में 9 साल की यही तो उपलब्धि है कि गोडसे जैसे हत्यारे को अब भारत माता का सपूत कहा जा रहा है। यही इस 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। और अगर हत्या अच्छी बात नहीं है, हमारे दोनों विचारकों ने अभी कहा कि हत्या अच्छी बात नहीं है, तो हत्यारा फिर सपूत कैसे हो गया? मृतक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की बात करते हैं और गांधी जी जैसे आदमी की जिसकी हत्या की गई गोडसे के द्वारा, उसके प्रति सहानुभूति के शब्द नहीं हैं। मैं सुन रहा था चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रभक्त को देश के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। यह जिम्मेदारी का निर्वहन असहयोग आंदोलन के समय क्यों नहीं किया गया? इस जिम्मेदारी का निर्वहन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्यों नहीं किया गया? इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने से इस विचारधारा के लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन के समय करने से किसने रोका था? इस सवाल का जवाब चाहिए। और गांधी की हत्या की गोडसे ने, और गोडसे ने बड़े विचार के बाद बड़ी देश के हित में यह निर्णय लिया, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। अरे हत्या करना था जिन्ना की करते, क्यों नहीं जिन्ना की हत्या की? क्यों किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की नाथूराम गोडसे ने? अगर नाथूराम गोडसे इतना बड़ा देश हित का चिंतक था तो उसको किसी अंग्रेज की हत्या करनी थी, जैसी खुदीराम बोस ने की, जैसा हमारे क्रांतिकारियों ने किया। उसे सुभाष चंद्र बोस की तरह लड़ाई लड़नी थी। लेकिन गोडसे गांधी की हत्या करता है, उस गांधी की जिसने रघुपति राघव राजाराम कहकर देश की पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी, उस गांधी की जिस पे गोली चली तो उसके मुंह से निकला हे राम। ऐसे देश के राष्ट्रपिता की हत्या, ऐसे बापू की हत्या, ऐसे महात्मा की हत्या करने के बाद अगर गोडसे का केंद्रीय मंत्री से लेकर संघ के और भाजपा के नुमाइंदे तक कहीं किसी कोने से समर्थन करने की गुंजाइश देखते नजर आ रहे हैं तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शैलेश नितिन त्रिवेदी इतने के साथ अपने कर्तव्य की तीसरी कर ले रहे हैं। ये सवाल तो इसी बात का है ना कि आखिर इस देश में 75 साल के बाद भी एक वर्ग है, एक विचार है जो मानता है कि गांधी ठीक नहीं थे। एक वर्ग है जो मानता है कि गोडसे ने जो किया वो ठीक किया। एक वर्ग है जो मानता है कि इस देश की समस्याओं के मूल में कहीं ना कहीं गांधी थे। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर लेने के लिए मेरे पास में कुमार प्रशांत है। और कुमार प्रशांत जी, आपसे ही जानना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में एक वर्ग ऐसा मौजूद है जो ये मानता है कि गोडसे ने जो किया उसके पीछे सोच ठीक थी। जो किया हो सकता है गलत हो, या सार्वजनिक रूप से ये मानने में थोड़ा कष्ट हो जाता है कि हत्या को जायज कैसे ठहराए, पर हत्या के पीछे जो सोच थी उसे शंकराचार्य जैसा व्यक्ति भी समझने के संदर्भ में आग्रह कर दे रहा है। और वो उन्होंने कहा क्या था? गोडसे ने आखिरी में कहा था कि गांधी भूल पर भूल, असफलता पर असफलता और आपदा पर आपदा पैदा करने के अधिकारी है। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? इस पर आपकी कोई दृष्टि? देखिए सुधांशु जी, ऐसा है कि ये सारे लोग जो गोडसे को सपूत कह रहे हैं और उनके किए हुए कृत्यों को किसी दूसरे तरीके से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो सब लोग दया के पात्र हैं। इसलिए कि इतिहास तो इस तरह से बनता नहीं है, पीछे जाकर किसी घटना को एक दूसरे तरह का रंग देने की कोशिश से इतिहास नहीं बनता है जी। इतिहास तो तुमने जो किया है और जो तुमने कहा है उससे ही बनता है जी। तो गोडसे जी ने जो किया, अगर उसको किसी को लगता हो कि वो बहुत सही किया उन्होंने, तो ये आजादी के 70 साल बाद ऐसे लोग जिंदा हैं ऐसा नहीं है। आजादी से 100 साल पहले भी ऐसे लोग जिंदा थे। समाज में हमेशा ही ऐसे लोग बने रहते हैं जो समाज की टांग पकड़कर उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज जितना गर्हित स्थिति में जाता है, इन लोगों की अपनी स्थिति उतनी सुरक्षित बनती है जी।
तो समाज को जब आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ऐसी ताकतों के साथ टकराहट होती है। जी। उस टकराहट का जवाब गोडसे को लगा कि गांधी जी को मार कर दिया जाना चाहिए। आपके यहाँ जो लोग पैनल पर उपस्थित हैं, कुछ लोग जी। वो लोग उतनी हिम्मत नहीं कर पाए जितनी गोडसे ने की। जी। वो दूसरे की बहादुरी पर ताली बजा रहे हैं। जी। लेकिन दरअसल में ये सब मन से वही मानते हैं कि जो असहमत है उसको खत्म कर देना चाहिए। जी। और लोकतंत्र कहता है कि सहमति और असहमति के साथ ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। बड़ी सुंदर बात आपने कही प्रशांत जी, सहमति और असहमति के साथ लोकतंत्र आगे बढ़ता है। लेकिन गांधी जी के संदर्भ में गांधी जी की हत्या को कहीं ना कहीं जायज मानने के पीछे जो एक तर्क रहता है, वो तर्क रहता है उनके ऊपर लगने वाला मुस्लिम परस्ती का आरोप। नाथूराम गोडसे अपने वक्तव्य में कहता है कि उनकी 32 वर्षों तक उकसाने वाली गतिविधियों के बाद पिछले मुस्लिम परस्त अनशन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य हुआ था कि गांधी के अस्तित्व को अब तत्काल मिटा देना चाहिए। इस मुस्लिम परस्ती के आरोप के संदर्भ में आप जैसा विचारक थोड़ा दृष्टि देना। देश में एक वर्ग है जिसे लगता है कि आजादी मिलने के बाद गांधी जी जो कुछ कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के समर्थन में था और उनका मुस्लिमों के प्रति समर्थन हिंदुओं के विरोध में था। आपकी कोई दृष्टि तो होगी ना इस संदर्भ में? जी हाँ, आजादी मिलने के बाद अगर हिसाब लगाना आता हो गिरिराज जी को या इन सब लोगों को, तो हिसाब लगाएं कि कितने दिन गांधी जी जिंदा रखे गए, तो शायद 6 महीने भी पूरे नहीं होंगे। तो आजादी मिलने के 6 महीने के भीतर जिस आदमी ने आजादी की सारी लड़ाई में देश का नेतृत्व किया, वो देश को एकदम इतने गलत रास्ते पर ले गया कि उसको मारने की जरूरत पड़ी। एक सवाल तो ये है जिसका जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरा कि नाथूराम गोडसे तो हत्यारा है, तो वो अपने बयान में अपनी हत्या का जस्टिफिकेशन नहीं खोजेगा, वो अपनी हत्या की गलतियां तो नहीं बताएगा। इसीलिए उनके बयान को पढ़ करके अगर कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं शंकराचार्य जी या चक्रपाणी जी या गिरिराज जी, तो मुझको दया आती है कि उनकी समझ कैसी है। वो तो अपने को जायज ठहराने के लिए ही तर्क ढूंढेगा ना। लेकिन ये सब बातें कितनी गलत हैं। गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। ऐसी बात तो वही कर सकता है जिसने इतिहास का ककहरा भी नहीं पढ़ा है। और सच में इन लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ना इन लोगों के दर्शन के खिलाफ है। इनको तो रटना पड़ता है, तो रटते हैं जो रटाया जाता है। लेकिन इतिहास कहीं भी नहीं कहता है कि गांधी जी इस अनशन पर बैठे इसलिए कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना क्यों पड़ा, इसका जवाब इन लोगों को अपने लोगों से पूछना चाहिए जो उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और उस मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था कि पाकिस्तान को इतना पैसा देना है। वो गांधी जी ने निर्णय नहीं किया था। गांधी जी ने विभाजन नहीं तय किया था। विभाजन की शर्तें गांधी जी ने नहीं बनाई थी। एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी उस समय, जो भारत और पाकिस्तान दोनों का पैसा रखे हुई थी, और तय हुआ था कि उस रिजर्व बैंक इंडिया में जो पैसा रखा है उसका इतना % पाकिस्तान को दिया जाएगा। गांधी जी ने तय नहीं किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया था। जरा इतिहास तो पढ़े। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार के मंत्री थे जिस सरकार ने बैठकर ये तय किया था कि इस तरह से विभाजन होगा, इसका ये फार्मूला होगा। उस पर दस्तखत तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किए थे। और सरदार पटेल तो आज इन लोगों के आदर्श बने हुए हैं। बेचारे अपनी कब्र में छटपटाते होंगे कि कैसे लोग मुझको अपना आदर्श मान रहे हैं। इसलिए इतिहास के बारे में बात ही मत करें, क्योंकि आप इतिहास में बिल्कुल अनपढ़ हैं। लेकिन इतिहास पर हमें तो बात करनी पड़ेगी ना गोपाल प्रशांत जी, क्योंकि इन घटनाओं को संदर्भ देकर ही नई पीढ़ी को इस प्रकार से शायद शिक्षित किया जा रहा है कि देखो गांधी देश के लिए ठीक नहीं थे। देखो गोडसे ने जो किया था ना, उसके पीछे सोच सही थी, क्या हुआ भले ही गलत हो। इसी के अंतर्गत यह भी बताने की कोशिश की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा कि वो अपने अहिंसा के सिद्धांत के तहत शिवाजी की, राणा प्रताप जी की और गुरु गोविंद सिंह जी का उल्लेख दिग्भ्रमित देशभक्त कहकर करते थे। आपने तो गांधी को पढ़ा ही नहीं, जिया है प्रशांत जी। गांधी जी के संदर्भ में इस कोट को और इसकी सच्चाई को आप तो कम से कम साझा कीजिए ना हमारे साथ कार्यक्रम में। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये गांधी जी का रास्ता पहले के सारे रास्तों से एक अलग और नया रास्ता था। इस विषय में तो बहस हो ही नहीं सकती है। तो नए रास्ते खोजने वाले को पुराने रास्ते के लोग गलत कहें, ये तो इतिहास में हमेशा से होता है जी। आखिर अगर पूरा आप देखें तो
पूरी जो महाभारत की रचना है वो तो कृष्ण की ही हुई है। जी तो कृष्ण ने वो रचना क्यों की थी? क्योंकि उनको एक नया रास्ता ढूंढना था। जी तो हर नया रास्ता ढूंढने वाला पुराने रास्ते के लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है। जी कृष्ण को भी आखिर आग में तीर ही मार दिया, जी तो वहाँ तीर मार दिया, यहाँ गोली मार दी। जी ये तो परंपरा है, इसको समझना चाहिए कि नए रास्ते के खोजने वाले लोग ऐसे खतरों में पड़ते ही हैं। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप समझ पा रहे हो कि क्या करने की कोशिश हो रही थी। आपके रास्ते से चले तो पाकिस्तान बन गया। जी पाकिस्तान को बचाने के लिए आपने क्या किया? गांधी जी ने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगा तो पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। आप तो जिंदा है ना, आपने क्या किया उसको रोकने के लिए? एक आदमी भी हिंदू महासभा या हिंदुत्व के इस पूरे दर्शन से जुड़ा हुआ एक आदमी भी बोल दे कि उसने विभाजन को रोकने के लिए कुछ एक कदम भी उठाया था, तो मैं इतिहास देखना चाहूंगा। तो आप गांधी जी के बारे में बात करो, अपने बारे में भी तो थोड़ी बात करो। आप किसके साथ खड़े थे? आप गुलाम बनाने वाली ताकतों को मजबूत बना रहे थे, और आप कह रहे हो गांधी जी ने जो किया वो तो देख रहे हैं सामने। आपने क्या किया वो भी जरा बता दो। उस विषय में कभी कुछ नहीं बोलते हो। सिर्फ हिंदू होने से आप हिंदू परंपरा के उत्तराधिकारी नहीं हो जाते हो। जिस तरह से भारत में पैदा होने से तुम देशद्रोही हो सकते हो। बहुत सारे देशद्रोही हैं जो भारत में ही पैदा हुए हैं, और वो सभी हिंदू धर्म के ही मानने वाले लोग हैं। क्या कहोगे उनका? तो मैंने जो कहा, एक ही माँ सपूत भी पैदा करती है और कपूत भी पैदा करती है। तुम किस धरती पर पैदा हो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे माँ भी लांछित नहीं होती है। तुम लांछित होते हो, तुम कपूत हो या सपूत हो। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कुमार प्रशांत जी ने कही है। एक ही माँ से कपूत भी पैदा होते हैं और सपूत भी पैदा होते हैं। भारत माता की धरती पर पैदा हो जाने मात्र से आपको सपूत कहलाने का पट्टा मिल जाए, यह संभव नहीं है। इस देश में ही अगर पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए हैं तो इस देश में ही जयचंद भी पैदा हुए हैं। तय करना पड़ेगा ना कि जयचंद को भी क्या अब आने वाले इतिहास में सपूत की संज्ञा दी जाएगी? ये समाज को विचार करना होगा। लेकिन मैं अतिकुर रहमान साहब के पास आना चाहता हूं। अतिकुर रहमान साहब, आपका नजरिया जानना चाहता हूं। गांधी कटघरे में इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम परस्त हो गए थे। क्या कहना है आपका इस सोच पर? जहां तक कि मैंने गांधी जी को पढ़ा है, ये इल्जाम जो है कि मुस्लिम परस्त हो गए थे, क्या इसलिए मुस्लिम परस्त उनको इल्जाम दिया जा रहा है कि उन्होंने भारत की एकता को बचाने के लिए ये प्रपोजल को मानने को तैयार हो गए थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और सरदार पटेल ने फिर उनके सामने जो तर्क रखे तो उनको मायूस होकर अपना ये प्रपोजल वापस लेना पड़ा? क्या देश को बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? क्या देश की एकता को बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि देश को वहां पर एक रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या प्रधानमंत्री चुनना इंपॉर्टेंट था? तो ये जो गला घोटा गया उस वक्त में, और जो हालात पैदा हुए और बंटवारा हुआ, महात्मा गांधी का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये था, जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है कि एक्सेप्ट द महात्मा एवरी इंडियन लीडर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हर नेता उस वक्त का जिम्मेदार था पार्टीशन के लिए, लेकिन महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। तो महात्मा गांधी ने तो अपना एक एक अंक लगा दिया उस एकता को बचाने में। और जैसा कि किसी ने कहा, और मैं हमेशा कहते रहता हूं कि अरे अगर कोई कसूरवार था, अगर कोई जरा भी मार देने के काबिल था तो वो तो जिन्ना था। आरएसएस ने क्यों नहीं टारगेट किया मोहम्मद अली जिन्ना को? सारा किस्सा ही, और जिन्ना को तो बचाया गया। डॉक्टर साहब, जिन्ना को तो बचाया गया। एलन कैम्पबेल जॉनसन की अगर किताब पढ़े तो वो जिन्ना विद इन 1 ईयर उनकी डेथ होने वाली थी। वो सफर कर रहे थे कैंसर से। जिन्ना को तो बचाया गया और महात्मा गांधी की हत्या की गई। और बहुत बड़ी बात तो ये है, लेकिन आज डॉक्टर साहब कि उसी सोच को, जब हम कहते हैं ना सोच को, मैं जब जिन्ना का सपोर्ट में बोलता हूं कि भाई जिन्ना वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कांग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन, तो मुझसे कहा जाता है देखिए ये जिन्ना की सोच आज भी चल रही है। तो ये जो गोडसे की सोच आज भी चल रही है, हमारे दो यहां महान पुरुष जो बैठे हैं, इस गोडसे की सोच के तहत किन किन लोगों को ये टारगेट करना चाहते हैं, ये सोच इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। और इस सोच को अगर नहीं मिटाया गया, इस
नहीं मिटाया गया तो भारत किस रास्ते पे चलने वाला है आगे आने वाले दिनों में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न होगा अगर इस सोच को नहीं अभी खत्म किया गया, ये बात कहनी है। लेकिन जब हमारी चर्चा कुमार प्रशांत जी से चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे शंकरलाल तिवारी जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। शंकरलाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं एक बार। जी शंकरलाल जी, क्या कह दिया ऐसा कुमार प्रशांत जी ने कि आपको लगा नहीं इतना नहीं सुन सकते? जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके ज्ञान उनकी बुद्धि से हम सब कुछ लेना चाहते हैं। मैंने उंगली इसलिए उठाई थी कि मैं इस बात पे बोलना चाहता था। देखिए, मेरी तो अभी इतनी उम्र नहीं है कि उस कालखंड को मैंने स्वयं देखा हो। आप ही सबसे सुना है, आप ही और पढ़ करके थोड़े बहुत जानता हूँ। पर नेहरू का क्या जलजला था 47 से लेकर 60 के दशक तक, इसकी कल्पना करिए। आप कह रहे थे मंत्री ने की, और मेरे को इसलिए उंगली उठानी पड़ी कि आपने, आप जैसे विद्वान व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने 55 करोड़ रुपए, आप जैसे गार्जियन विचारक जो है, अब गार्जियन है हम सब छोटे छोटे बच्चे, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिन्हित करने के भाव कर रहा है उस कैबिनेट में, जब शंकरलाल तिवारी जी, आप तो राजनीति के विद्वान हैं, राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, कई बार के विधायक हैं। कुमार प्रशांत जी ने उस मंत्रिमंडल के फैसले का संदर्भ में उल्लेख किया है जिस मंत्रिमंडल का एक अभिन्न चेहरा सम्मान्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिसने ये फैसला लिया था कि पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए दे दी जाए। पर फिर भी अगर आपको इतना ऐतराज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में है तो जिस जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के कार्य में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। ये भी तथ्य इतिहास के पन्नों में गुलाम भारत के हिस्से में दर्ज है। इसलिए इतने ऐतराज की या वेदना की बात नहीं है। नेहरू जी का जैसा भी जलजला हो, पर इस देश की व्यवस्था के अंतर्गत अगर फैसले मंत्रिमंडल में लिए गए हैं तो उस मंत्रिमंडल में मौजूद लोगों की सहभागिता या सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से इंकार नहीं किया सकता। इस विषय को एक राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर के लेवल पर जब आपका ज्ञान है तो मेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल हम इस चर्चा को यहां अंतिम मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और आखिरी टिप्पणी शैलेश नितिन त्रिवेदी से चाहते हैं। कुल मिलाकर एक चिंता जताते को रहमान, गोडसे और गांधी दो विचारधाराएं हैं। आप अपने आप को गांधी की विचारधारा के उत्तराधिकारी बताते हैं, पर समय गुजरने के साथ देखने में आता है कि गांधी सिमट रहे हैं, गोडसे फैल रहे हैं। विचार है, इस विचार के संदर्भ में प्रतिकार के लिए कोई तैयारी है या केवल विलाप है? सिर्फ विलाप से काम नहीं चलेगा, तैयारी भी करनी होगी, लड़ाई भी लड़नी होगी। हमने छत्तीसगढ़ में इसको सफलतापूर्वक लड़ा है। आपके एक बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन पे मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। जी, आपने गोडसे जी के अंतिम बयान के बारे में बताया जी, कि 3 दशकों की उकसाने वाली गतिविधियां। जी, गांधी जी की हत्या गोडसे जी ने 1948 में की, जी, तो स्वाभाविक रूप से यह बात 1918, जी, 17-18 क्या हुआ था 17-18 में, या 17-18 से क्या हो रहा था जिसको गोडसे उकसाने वाली गतिविधियां कहते हैं। जी, गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे भारत भ्रमण किया और उसी समय उनको पता लगा कि कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में होने वाला है। गांधी जी वहां गए और वहां जाके उनने पूछा कि मेरे योग्य कोई काम बताइए। लोगों ने कहा कि यहां कोई काम नहीं है, आपको भाषण वगैरह देना है तो आप आए हो, आपकी कीर्ति है, आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं काम करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। तो बोले आप क्या काम करेंगे? गांधी जी ने कहा, उस जमाने में आज जैसे सेप्टिक लैट्रिन नहीं होते थे, गांधी जी ने कहा कि मैं शौचालय साफ करने का काम करना चाहता हूं। गांधी जी ने उन 3 दशकों में समाज में अछूत तो धार का काम किया। गांधी ने विभिन्न जातियों के लोगों को जोड़कर, विभिन्न धर्मों के मानने वालों को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। यही गोडसे के अनुसार और यही संघ और हिंदू महासभा की विचारधारा के अनुसार उकसाने वाली गतिविधियां थी। ये बात सबको समझने और जानने की जरूरत है। बहरहाल मैं इसमें साथ में जोड़ना चाहूंगा
नाथूराम गोडसे ने जब अपना वक्तव्य दिया है तो नाथूराम गोडसे ने अपनी पहचान जाति विरोधी अभियान के एक सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर बताई है। उसने बताया है कि मैं गांधी और वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित रहा हूं, उन्हें पढ़ा हूं और मैंने अछूतोद्धार के लिए काम किया है। मैंने जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए काम करना चाहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस महात्मा गांधी को मुस्लिम परस्त या हिंदू विरोधी के तौर पर ठहराने की कोशिश की जा रही है, उन महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हिंदू होना मेरे लिए गर्व का विषय है, मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है हिंदू धर्म, या गांधी का कहा हुआ था। और गांधी ने ही यह लिखा था कि जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है तो मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूं और भगवत गीता मुझे उजाले की ओर ले जाती है। ये थी गांधी की आस्था, ये था गांधी का विचार, ये था गांधी का दर्शन। उस गांधी के संदर्भ में सवाल है, उन सवालों के जवाब समाज को ही खोजने होंगे, समाज को ही तय करना होगा, उसे गांधी के रास्ते पर जाना है या गोडसे के रास्ते पर। तय समाज ही करेगा और समाज जो तय करेगा उसी अनुसार देश बनेगा। देखें आने वाले समय में देश हमें किस रूप में मिलेगा। और सभी मेहमानों को धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां पूरे सम्मान के साथ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए कुछ यूं है कि गांधी वर्षों की तपस्या है, गांधी वर्षों की तपस्या है, गोडसे क्षणिक घटना है, कोई तर्क नहीं बचा सकेंगे, हत्या तो फिर हत्या है। डॉक्टर श्रवण ने जो ये बात कही थी इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है, लेकिन ये हमारे जहन में अंकित होना चाहिए। गांधी इस देश के प्राण है, गांधी इस देश की शान है। इस एहसास के साथ हर भारतीय को अभिमान रहना चाहिए। इस आह्वान को हम इस कार्यक्रम में करते हैं और इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।